आपने देखा कि कल जो थे हम ये अभी हम जो वी आर डिस्कसिंग जो आपका है टॉपिक, तो ये वेरियस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है ना। वेरियस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स वे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कल हमने 3 प्रोग्राम डिस्कस किए थे, ठीक है ना, जो कि रिगार्डिंग डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, कि कैसे कैसे ये स्टार्ट हुए प्रोग्राम्स। तो फर्स्ट जो था वो आपने यू मस्ट हैव नोटेड कि क्या था। पहला जो प्रोग्राम था वो क्या था, बता सकते हो आप? क्या था फर्स्ट प्रोग्राम? इंटेंसिव एग्रीकल्चर, बोलो कुछ, आप पार्टिसिपेट डिस्टिंक्ट करो ना। प्रोग्राम। हाँ, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है ना। तो ये 1960 में स्टार्ट हुआ था। और जो दूसरा प्रोग्राम था वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम था। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया, ठीक है ना, कि एरिया ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंडर लाना एग्रीकल्चर के। और जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रोग्राम था जिसकी वजह से आज हम वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, तो दैट इज हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है ना। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम था कि और वो स्टार्ट हुआ था 1966 में, और जिसकी वजह से आज हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया 1966 में, और वी आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। और इन कंटिन्यूशन टू दैट अभी जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो डिस्कस करेंगे हम, दैट इज NATP। NATP आप लिख लो, NATP, ठीक है ना। NATP का मतलब नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मतलब इसमें जैसे आउटवर्ल्डली अगर आप देखो तो ये इसमें टेक्नोलॉजी के बारे में आ रहा है। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की जो टेक्नोलॉजी की जो जो टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है या इवॉल्व होती है थ्रू रिसर्च, उसको फार्मर्स तक पहुंचाना। तो ये एक है नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। तो इसमें आप लिख लो कि मैं जो जस्ट राइट डाउन कि डायनामिक dynamic instrument of introducing dynamic instrument of introducing major changes in the agriculture research। सर रिपीट कर दो। डायनामिक, DYNAMICE, डायनामिक होता है जो बहुत बड़ी कोई बात हो। डायनामिक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मेजर चेंजेस, dynamic of instrument of introducing major changes in the agriculture research and extension system of the country, extension system of the country, besides developing their capabilities, besides developing their capabilities to meet future challenges, besides developing their capabilities to meet future challenges, कि जो फ्यूचर में चैलेंजेस आने हैं उनको मीट करने के लिए, उनको मतलब उन तक पहुंचने के लिए जो आएंगे जो चैलेंजेस, तो ये जो प्रोजेक्ट था नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ये स्टार्ट किया गया। द प्रोजेक्ट इनिशिएटेड, तो ये प्रोजेक्ट किसने स्टार्ट किया? हु स्टार्टेड द प्रोजेक्ट? द प्रोजेक्ट इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हु स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी उसने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो विद द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो पैसा, वित्तीय सहायता लेनी थी, पैसा लेना था, वो वर्ल्ड बैंक ने प्रोवाइड किया। एंड वुड इम्प्लीमेंट विद द असिस्टेंस ऑफ, एंड वुड इम्प्लीमेंट, और इसको इम्प्लीमेंट किया गया विद द असिस्टेंस, किसके सहयोग से? विद द असिस्टेंस ऑफ
आप इसको लिख लो, फिर मैं इसका बताऊंगा। विद द असिस्टेंस ऑफ MANAGE, मैनेज, मैनेज कहते हैं ना, मैनेज, मैनेजर से मैनेज, MANAGE, विद द असिस्टेंस ऑफ मैनेज, मैनेज को हम बाद में एलेबोरेट बताएंगे क्या है। विद द असिस्टेंस ऑफ मैनेज इन 28 डिस्ट्रिक्ट्स, 28 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको शुरू किया गया, ठीक है ना। अभी तक जो हमने कहा कि ये मैं अभी तक जो हमने इसमें अभी डिस्कस किया है वो क्या है कि नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट डायनामिक इंस्ट्रूमेंट of introducing major changes in the agriculture research and extension system of the country, besides developing their capabilities to meet future challenges. ठीक है ना। The project initiated by the Ministry of Agriculture, Government of India, with the financial assistance of World Bank, and would implement with the assistance of MANAGE, manage in 28 districts. तो किस किस 28 जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, कंप्राइजिंग स्टेट्स, जो 28 डिस्ट्रिक्ट्स ली वो कौन कौन सी स्टेट्स की थी? फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, देन बिहार, ठीक है ना। ये आपने स्टेट्स विजिट तो नहीं की होंगी, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, देन हिमाचल प्रदेश तो आप जानते हैं, यू नो, HP, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, देन ओडिशा, और फिर पंजाब। मतलब इन जो डिस्ट्रिक्ट्स थी, ये इन डिस्ट्रिक्ट्स में, सॉरी स्टेट्स में इसको शुरू किया गया ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल में के लिए ये प्रोजेक्ट था। तो ये स्टार्ट कब हुआ? ओवर द पीरियड 5 ईयर्स, 1998 से लेके 1998 से लेके 2003 तक इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया। तो द वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने क्या किया? द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड NATP, द वर्ल्ड बैंक असिस्टेड NATP, जिस हम प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, NATP एम, उसका मकसद क्या था? व्हाट वाज हिज एम एट इम्प्रूविंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। तो 2 तरह का काम ये करना था इसमें, एक तो एंड इम्प्रूविंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन सर्विसेज, रिसर्च करनी, और फिर एक्सटेंशन सर्विसेज, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि आपका टॉपिक ही ये एक्सटेंशन एजुकेशन है कि एक्सटेंशन का क्या मतलब, क्या मतलब है। तो improve extension, to improve research and extension services, the research component of the NATP, the research component, जो research का इसका component है, तो वो is being implemented by, तो जो research का component है that is being implemented by ICAR, जिसके बारे में आप जानते हैं कि रिसर्च का जो कंपोनेंट था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ICAR ने ली, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। और एक्सटेंशन का जो कंपोनेंट था, क्योंकि 2 चीजें करनी थी इसमें, एक रिसर्च करनी थी, एक एक्सटेंशन करनी थी, और एक्सटेंशन का जो कंपोनेंट था तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। तो नेक्स्ट इज द डिफरेंट प्रोजेक्ट, the different project implementing agencies involved, different project implementing agencies involved। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट एजेंसीज थी वो कौन कौन सी थी? आप उसमें लिखो, डिफरेंट एजेंसीज इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट वर, फर्स्ट इज डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन, जो पहली इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है दैट इज डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन, और सेकंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। तो इसको मैनेज कहते हैं, जो मैंने पहले आपने वर्ड आया था ना मैनेज, MANAGE, तो ये है मैनेज, ठीक है ना।
जिसमें लिखा था कि वुड इम्प्लीमेंटेड विद द असिस्टेंस ऑफ मैनेज। तो ये मैनेज की फुल फॉर्म ये है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट। और थर्ड है NATP सेल एट स्टेट हेडक्वार्टर, NATP सेल एट स्टेट हेडक्वार्टर। ये एजेंसीज हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। और फोर्थ है स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन। फोर्थ क्या है? स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन। और फिफ्थ है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। और इसके विद इन ब्रैकेट आप लिख लो ATMA, आत्मा, ATMA। ये कई बार ये वाला जो है ना, ये जो प्रोग्राम है इसके बारे में बहुत बार आ चुका है ये एग्जाम में, व्हाट इज आत्मा, ATMA। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, ठीक है ना। और अब इसमें थोड़ा सा आप यहाँ तक तो आपको आगे समझ कि इस प्रोजेक्ट का पर्पस क्या था, क्योंकि दोनों चीज़ें थी इसमें, रिसर्च भी था और एक्सटेंशन भी था। रिसर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी ICR ने ली और एक्सटेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और उसने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन ली। और जो डिफरेंट इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी वो थी डायरेक्टर ऑफ एक्सटेंशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट जिसको मैनेज कहते हैं, देन NATP सेल एट स्टेट हेडक्वार्टर, और फोर्थ था स्टेट एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन, और फिफ्थ था आत्मा, ATMA। तो इसके आगे हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड कर रहे हैं। द एक्सटेंशन कंपोनेंट टर्म्ड एज, तो एक्सटेंशन कंपोनेंट को क्या किया गया, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा आप जितना भी आपको समझ आता है तो कोशिश करूंगा मैं आपको बताने की। तो द एक्सटेंशन कंपोनेंट टर्म्ड एज, एक्सटेंशन कंपोनेंट को क्या कहा गया? द एक्सटेंशन कंपोनेंट टर्म्ड एज innovations in technology dissemination। एक्सटेंशन जो कंपोनेंट था उसको टर्म्ड, उसको नाम दिया गया, एक्सटेंशन को जो कंपोनेंट उसका नेम टर्म्ड एज इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, DISSEMIN। डिसेमिनेशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज जानी, उसको डिसेमिनेशन कहते हैं। द पर्पस ऑफ दिस कंपोनेंट इज टू टेस्ट, तो इस जो ये वाला एक्सटेंशन का कंपोनेंट था इसका पर्पस क्या था? टू टेस्ट न्यू अप्रोचेज इन टू टेक्नोलॉजी, टू टेस्ट न्यू अप्रोचेज टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टू टेस्ट न्यू अप्रोचेज टू टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। आ रहा है यहाँ तक? आप समझ आ रही है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वन ऑफ द गोल इज, तो इसका मतलब क्या था? वन ऑफ द गोल, ठीक है ना, वन ऑफ द गोल इज टू डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। वन ऑफ द गोल इज टू डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि एक जगह केंद्रित ना होके, एक जगह चीज केंद्रित ना होके उसको आगे बांट देना। क्योंकि जैसे एक ही जगह अगर रहेगी तो मतलब वो चीज जो है वो चलती नहीं है, ठीक है ना। तो अगर वो एक ही जगह रहे तो वो तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि एक जगह कंसंट्रेट ना करके नीचे तक वो चीज जाए, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइज। वन ऑफ द गोल इज टू डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल, टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल थ्रू द क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एजेंसी, जो मैंने बताया था आत्मा, कि मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बात आ जाए, नीचे तक चली जाए चीज,
तो थ्रू किसके? थ्रू द क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा एज ए रजिस्टर्ड हाँ नहीं, आप बस इतना ही लिख लो आत्मा, ATM आत्मा एज ए रजिस्टर्ड रहने दो, दैट डजंट मीन एनीथिंग। और द सेकंड गोल इज टू इंक्रीज the second goal is to increase farmer importance into program, farmer importance to program, and resume allocation especially at the block level. The third goal, और ये second goal हो गया, और third goal is to increase program coordination. Third goal is to increase program coordination and integration to stakeholders, STAKE, stakeholders. तो ये था, दिस इज द, ये है तो इसमें बहुत बड़ा, इट्स वेरी लेंथी, लेकिन मैंने आपको मेन चीज़ें इसमें बताई हैं कि अगर आप इसका यीस्ट देखो तो इस प्रोजेक्ट का यही है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको, टेक्नोलॉजी को फार्मर्स तक लेके जाना, जिसको हम एक्सटेंशन कहते हैं। तो इसमें दो तरह की है, जो दो तरह के इसमें चीज़ें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज रिसर्च और सेकंड इज एक्सटेंशन। जो रिसर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ICR ने ली, और जो एक्सटेंशन की थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, तो इन्होंने किया। और इसमें जो आप सिर्फ इतना ही लिखो कि अगर 5 एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व थी, वो मैंने आपको बता दिया कि विच आर दी 5 एजेंसीज विच वर इन्वॉल्व। और फिर जो एक्सटेंशन था उसका क्या मतलब था, और इनके जो 3 गोल क्या क्या थे, बस इतना ही इसमें इट्स वेरी सफिशिएंट। अगर आपको यू राइट डाउन दिस थिंग तो यू विल गेट द फुल मार्क्स आउट ऑफ दैट। तो ये था, दिस इज दी। और जो लास्ट अभी, इफ यू गो बाय द सिलेबस, आपकी 1-2 चीजें उसमें हैं, वी विल नॉट कवर दैट, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसमें है, अगर आप सिलेबस में देखो तो KVK है, आप लिख लो इसको KVK, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द योर स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो KVK मेरे को कोई बता सकते हो क्यों? रीचा, आप जानते हो कि व्हाट इज KVK? सर कृषि विज्ञान केंद्र जो होते हैं। हाँ, कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है ना। अभी आपको मैं कल, यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन ज्वाइनिंग ना, अभी आप अभी जो ज्वाइन कर रहे थे क्लास, तो कोई प्रॉब्लम आ रही थी आपको ना? यस सर। रीचा, यस सर। अभी ज्वाइन कर रहे थे तो कुछ आ रहा था ना, फिर मैंने आपका ज्वाइन पे क्लिक किया, फिर आपका ज्वाइन हो गया, यस है सर। ना? कुछ Yes, sir. प्रॉब्लम आ रही थी ना आपको ज्वाइन करने में? यस सर। हाँ चलो कोई नहीं। तो ये UKVK है, जैसे रीचा ने बताया, इस गुड कि मैं पता होना चाहिए, क्योंकि मैं शायद पहले भी 1-2 बार आपको बताया इसके बारे में। KVK, ठीक है ना। KVK है कृषि विज्ञान केंद्र, जैसे वर्ड से ही पता है कि हिंदी में इसका ट्रांसलेट किया है। कृषि में कृषि पता ही है सबको, एग्रीकल्चर, विज्ञान, इसके बारे में जो नॉलेज है उसका केंद्र, ठीक है ना। तो ये नॉलेज का, एग्रीकल्चर के नॉलेज का ये केंद्र है, ठीक है ना। मींस कि जहाँ से जो आपको एग्रीकल्चर के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो मिलती है, तो ये पर्टिकुलरली फार्मर्स के लिए है, ठीक है ना। दिस इज मेंट फॉर द फार्मर्स, लेकिन ऐसा नहीं है, इवन दोस वो, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप भी जा सकते हो। तो यहाँ नियर बाई जो आपके KVK है,
तो एक तो आपका ये, अगर हम पठानकोट डिस्ट्रिक्ट की बात लें, क्योंकि आप सब एक्सेप्ट अमनदीप, ये भी शायद ही इज़ फ्रॉम हिमाचल, और बाकी आप 3 ऑफ यू आर फ्रॉम दी पठानकोट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना। तो आप पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पठानकोट में ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है, ये सभी, पहली तो बात ये मैं आपको बता दूं, यू नो, मतलब कीप इट इन योर माइंड कि ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये आईसीआर की स्कीम है, और ये तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में, इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है ना, ये केवीके वहाँ पे है, ठीक है। और हमारे जो पठानकोट में है, किसी को पता कि वेयर इट इज सिचुएटेड, वेयर इट इज लोकेटेड, कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे है? मैंने पहले आपको बताया हुआ 3 times आई हैव टोल्ड यू। अगर आप यहाँ से, एक तो है कि अगर आप पठानकोट से जुग्याल जाते हो, ठीक है ना, जैसे ये राघव जानता है, और अमनदीप तो नहीं इधर जानता होगा, या रीचा को शायद पता हो, कि अगर आप पठानकोट से जाते हैं जुग्याल की तरफ, तो खानपुर चौक आता है, तो वहाँ से जब हम जाते हैं तो आगे ये जो डिफेंस रोड है, ये जो माधोपुर वाली डिफेंस रोड ममून से निकलती है, इसको क्रॉस करके क्रॉसिंग आती है, उसका फंगोली चौक बोलते हैं, फंगोली चौक। सब फंगोली चौक से जब हम जुग्याल की तरफ जाते हैं तो हार्डली ½ किलोमीटर में राइट साइड पे ये कृषि विज्ञान केंद्र है। मेरी कोशिश थी दिस टाइम कि मैं आपको ये विजिट कराता, लेकिन ड्यू टू कोविड, अभी मैंने आपका सारा प्रोग्राम बनाया हुआ था, लेकिन अनलकली कि ये कोविड, ड्यू टू कोविड, तो वी कुड नॉट गो इन दी वेरियस activities which are going in the field to visit them. So लेकिन चलो, when the where there will be favorable time आएगा तो हम we will certainly visit it. तो ये जो है, ये कृषि विज्ञान केंद्र पठानकोट में यहाँ पे है। गुरदासपुर में इस आल्सो सिचुएटेड इन गुरदासपुर। गुरदासपुर में ये लगता है किसान मेला, और वो किसान मेला भी नहीं हम देख पाए, इन मार्च में था, लेकिन ड्यू टू कोविड अगेन वी couldn't सी दैट। तो अगर आप वो देखते तो ये दोनों चीज़ें आज आपको इसको पढ़ने में या ये समझने में इसमें दिक्कत नहीं आनी थी, क्योंकि जो चीज़ देखते हो वो ज़्यादा समझ आ जाती है। तो चलो, इवन देन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि कृषि विज्ञान के अंदर होता क्या है, इसका क्या है मतलब। तो ये एक आप मान के चलो कि ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट है, और जैसे इसका पता ही है कि कृषि विज्ञान केंद्र में सबसे मेन चीज़ यही होती है कि जैसे आपका एक प्रोग्राम है लैब टू लैंड प्रोग्राम, की जो रिसर्च होती है, जिसके बारे में अभी हमने किया, कि जो रिसर्च है वो फार्मर्स तक पहुँचानी, कि कोई भी जो लेबोरेटरी में रिसर्च है उसको फार्मर्स जाने, वो जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, कोई पैकेज एंड प्रैक्टिसेस डेवलप हुई है, कोई वैरायटी डेवलप हुई है, कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डेवलप हुआ है, कोई किसी इंसेक्ट का कंट्रोल करने के बारे में कुछ कोई उसके ऊपर रिसर्च हुई है, जहाँ डिजीज़ को कंट्रोल करने पे उस पर रिसर्च हुई है, तो वो फार्मर्स को थ्रू ट्रेनिंग उनको बुला के, उनको इकट्ठा करके उनको बताना, जहाँ उनके फील्ड पे जाके बताना, ये दोनों चीज़ें हैं। तो इसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो केवीके लेता है कि वो उनको ट्रेनिंग देता है। वहाँ पे सब बने हुए हैं, वहाँ पे जो सेमिनार रूम, जहाँ हॉल। तो दूसरा ये केवीके क्या करता है कि वो ट्रायल भी करता है रिसर्च के, जो चीज़ आती है वहाँ से। कोई अब जैसे अभी नई वैरायटी एक राइस की डेवलप हुई है, तो राइस की नई वैरायटी जो डेवलप हुई है उसकी डेमोन्स्ट्रेशन देनी वहाँ पे, ठीक है ना। उनके पास एग्रीकल्चर लैंड भी होती है कि फार्मर्स को कहते हैं कि देखो ये चीज़ आई है, इसको आप खुद आके देखो। तो ये एक केवीके का रोल है कि जो रिसर्च है और उसको एक्सटेंशन में देना, उसको एक्सटेंशन में बदलना, टू नो दी, सो दैट द फार्मर्स कैन कम टू नो। तो ये मैं थोड़ी सी आपको मैं इसकी बैकग्राउंड दी है। तो आप इसमें, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज कम इन द एग्जाम, तो आप इसमें लिख लो थोड़ी बैकग्राउंड कि केवीके जैसे कृषि विज्ञान केंद्र इज एन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर इन इंडिया। तो क्या है, व्हाट इज केवीके? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर है ये, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, सिर्फ आपको वर्ड्स ही लिखने हैं, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर इन इंडिया। द नेम मीन्स फार्म साइंस सेंटर,
तो इसका मतलब क्या है? फार्म साइंस सेंटर, FARM, फार्म साइंस सेंटर। तो यूजली एसोसिएटेड विद द लोकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप जो सेकंड थर्ड जो पॉइंट आप लिखोगे कि यूजली एसोसिएटेड विद द लोकल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो मतलब ये एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे हमारी पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है, तो ये वाला जो KVK मैंने बताया पठानकोट का, लुधियाना का, सॉरी इसका जो है अपना गुरदासपुर का, तो ऑलमोस्ट सारे जितने पंजाब के KVK होंगे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के, दे आर ऑल एसोसिएटेड विद द पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इसका कहने का मतलब है कि है these centers serves as the ultimate link. These centers ultimate these centers serves as the ultimate link between the ICR and farmer. तो ये एक अल्टीमेट लिंक है ICR और फार्मर्स के बीच में। तो क्योंकि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर आता है ICR और फार्मर्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये एक लिंक है ICR एंड फार्मर्स, एंड एम टू अप्लाई एग्रीकल्चर रिसर्च in a practical and aim to apply agriculture research in a practical localized setting। प्रैक्टिकल के बाद लिखो लोकलाइज, मतलब लोकल लेवल पे इसको करना, लोकलाइज सेटिंग ऑल लोकलाइज सेटिंग ऑल KVK नेक्स्ट सेंटेंस है ऑल KVK fall under the jurisdiction, all KVK falls under the jurisdiction of one of the 11 agriculture technology application research institute, one of the 11 agriculture technology application research institutes throughout India, as of October 2018। ये रहने दो, सॉरी ये आप ये ना लिखो क्योंकि दिस इज नॉट द ऑथेंटिकेटेड डाटा। सर कट के आ रही है आवाज, दोबारा बोलना। आवाज 11 कट के आ रही है? अच्छा एक मिनट, अभी देखो थोड़ा अब आ रही है कुछ में, आप ठीक लग रहा है? हाँ चलो मैं यहाँ पास में करता हूँ इसको। और नेक्स्ट इज द फर्स्ट KVK वाज, आप इसमें लिखो द फर्स्ट KVK। तो फर्स्ट KVK वाज established in 1974। फर्स्ट KVK was established in 1974। जो पहला KVK बना वो 1974 में बना। तो कहाँ पे हुआ? इन पौंडीचेरी, PONDICHER। पौंडीचेरी क्या है? हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। इन पौंडीचेरी साउथ इंडिया में है, दिस इज पौंडीचेरी। पहला जो KVK है वो पौंडीचेरी में बना। द करंट नेशनल गवर्नमेंट प्रोग्राम, द करंट गवर्नमेंट नेशनल प्रोग्राम, जो हमारी गवर्नमेंट का अभी जो करंट नेशनल प्रोग्राम क्या है? द करंट गवर्नमेंट नेशनल प्रोग्राम, वो प्रोग्राम का नाम क्या है? डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका का नेशनल प्रोग्राम है कि डबल फार्मर्स इनकम 2022 की, फार्मर्स की 2022 तक जो इनकम है, जो उनकी आमदनी है उसको डबल करना। तो इसके आगे वर्ड्स लिख लो, CASS कॉल्स 2022 कॉल्स फॉर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, कॉल्स फॉर इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो मतलब अगर हमें इनकम डबल करनी है तो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी
different initiatives, different initiatives, initiatives होता है किसी काम को शुरू करना, different initiatives such as, कौन कौन से इसमें प्रोग्राम लिए गए हैं, different initiatives such as प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सिंचाई होता है इरिगेशन, और प्रधानमंत्री आपको पता ही है प्रधानमंत्री की जो कृषि सिंचाई योजना, एंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनकम तभी फार्मर्स की बढ़ेगी कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये दो चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया गया, कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एज वेल एज मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन, ठीक है ना, एज वेल एज फोकस, एज वेल एज मोर फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन। टेक्नोलॉजी इनोवेशन होता है कि जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसमें नई नई खोजें हों, नई नई रिसर्चेज हों, ठीक है ना। तो ये है दिस इज इन नटशेल की जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है कि केवीके क्या है, ठीक है ना। तो ये एक है कि आपके माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्चुअली केवीके। अब जो केवीके क्या है इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख लो कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द केवीके। केवीके की ये मैं आपको बताऊंगा सारी मैं वन बाय वन कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू द केवीके। अब केवीके तो खोल दिया, लेकिन केवीके को रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या दी गई, उनकी क्या जिम्मेवारियां थी। फर्स्ट उसकी है, फर्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज ऑन फार्म, ओ एन ऑन फार्म के ऊपर, जिसको कहते हैं ऑन फार्म टेस्टिंग, ऑन फार्म टेस्टिंग। आ रही समझ आ रही, लिख रहे हैं ना अब, अभी आ रही है आवाज? यस सर। क्यों अमनदीप आवाज आ रही है? अच्छा यस सर। हाँ, ऑन फॉर्म ओ एन ऑन FARM फॉर्म टेस्टिंग। इसमें आप इसके जो सेंटेंस है इसकी मीनिंग से समझ आओगे, लेकिन मैं आपको बाद में एलैबोरेट करता हूँ। पहले आप पांचों जो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यू राइट डाउन। और सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, FRONT फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन, ये आपके आएगा एक्सटेंशन में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये शायद इसी आपके सिलेबस में, फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन। और थर्ड है मल्टी सेक्टर सपोर्ट, थर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी दैट इज द मल्टी सेक्टर सपोर्ट। और लिख लिया फोर्थ इज एडवाइजरी सर्विसेज, EADVI एडवाइजरी। एडवाइजरी सर्विसेज होती है कि आपको, जैसे अभी आज था कि आज बारिश पड़ेगी तो आप अपनी फसलों का उस हिसाब से जो मैनेज करें, कटाई कर ना करें, ठीक है ना। तो ये होता है जो एडवाइजरी देती है कि आज आप सोइंग ना करें कि आज बारिश पड़ेगी। तो ये वाली जो एडवाइजरी है ये भी KVK देता है। और जो लास्ट है दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, CAPACITY, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये जो पांच रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये जो दी गई हैं इसको कृषि विज्ञान केंद्र को, तो ये हम अब नटशेल जो मतलब वेरी शॉर्टली इनको डिस्कस करेंगे कि ये है क्या, व्हाट आर इट्स एक्चुअल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या है। तो फर्स्ट से आपने की है कि द फर्स्ट इज ऑन फॉर्म टेस्टिंग, ठीक है ना। ऑन फॉर्म टेस्टिंग, ऑन फॉर्म टेस्टिंग का मतलब ही समझ आ गया कि जो भी कोई रिसर्च या कोई जो वैरायटी है वो जो लेके आए हैं, जो रिसर्च हुई है यूनिवर्सिटी में, उसको फार्म के ऊपर टेस्ट करना, उनके फार्म पे KVK पे। तो इसमें एक दो लाइनें आप लिख लो जस्ट, क्योंकि आपको आर एबल टू राइट। तो each KVK operates a small farm, each KVK operates a small farm, मैंने बोला था ना उनके पास जमीन भी होती है, small farm to test new technologies, to test new technology। ये मैंने आपको बता दी है, लेकिन आप एक लाइन लिख लो, न्यू टेक्नोलॉजी such as seed varieties,
developed by ICR institutes. So this allows new technologies to be tested at the local level. This allows new technology to be tested at the local level before being transferred to farmers. This allows new technologies to be tested at the local level before being transferred to the farmers. कि farmers को पहुंचाने से पहले उसको उस सेंटर पे टेस्ट किया जाए, फिर फार्मर्स को दी जाए वो चीज. ये है इसका मतलब. और सेकंड जो है फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन. अब डिमॉन्स्ट्रेशन से आप समझते ही हैं कि किसी चीज के बारे में बताना. तो इसमें लिख लो कि ड्यू टू दी केवीके फार्म, due to the KVK FARM farm, near to the villages, it organizes programs. It organizes the program to show efficacy. Efficacy होती है efficiency. To show the efficiency लिख लो, to show the efficiency of new technologies. New technology. और next is capacity building. CAPAC. कैपेसिटी बिल्डिंग का क्या मतलब है? कैपेसिटी बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं इसमें कि फार्मर्स का नॉलेज बढ़ाना, उसको कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग. ठीक है ना. इन एडिशन टू डेमोन्स्ट्रेशन न्यू टेक्नोलॉजीज, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन तो देते हैं टेक्नोलॉजी की. इन एडिशन टू डेमोन्स्ट्रेशन न्यू टेक्नोलॉजी, द केवीके आल्सो होस्ट केवीके होस्ट मतलब केवीके उसको चलाता है. द केवीके होस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस एंड वर्कशॉप्स. कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड वर्कशॉप विद ग्रुप ऑफ फार्मर्स. विद जो मैंने बताया था कि ट्रेनिंग देते हैं, विद द ग्रुप ऑफ फार्मर्स. और नेक्स्ट है जो आपकी एडवाइजरी सर्विसेज. एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया ही था, फिर भी आप एक दो लाइनें लिख लो कि ड्यू टू द ग्रोइंग यूज ऑफ, ये आप इसमें ये लिख लो, ये लाइन आप सिर्फ ये लिखो, केवीके हैव इंप्लीमेंटेड टेक्नोलॉजीज टू प्रोवाइड फार्मर्स इंफॉर्मेशन. KVK have implemented technologies to provide fast information such as weather advisory. वेदर के बारे में बताते हैं कि आज मौसम कैसे रहेगा. और मार्केट प्राइसिंग, और मार्केट की प्राइसिंग के बारे में भी बताते हैं, एडवाइजरी देते हैं कि किस चीज का कौन सा प्राइस रहेगा. इसके थ्रू रेडियो एंड मोबाइल फोन्स. तो ये था, दिस इज बात इन नटशेल जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था कि रिगार्डिंग दिस एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं. तो मतलब ये हमारा जो टॉपिक है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ये मतलब फिनिश है कि क्या है. अगर आप देखो अपने सिलेबस में, तो आपके पास है सिलेबस ना. Yes, तो इसमें आपका कल्चर का ये हो गया. नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर. तो अब
अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो आपका लेक्चर आएगा न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। मतलब है कि आज कल आप देख रहे हो कि जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में है इसमें नए ट्रेंड्स आ गए हैं, नए चेंजेस आ गए हैं। मतलब जैसे आपकी दूसरी चीजें प्राइवेटाइज हो रही हैं तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज भी जो हैं, पहले तो ये गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है ना, जितनी भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज हैं जो फार्मर्स तक जा रही हैं दैट इज थ्रू दी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। लेकिन अभी इसकी प्राइवेटाइजेशन भी हो गई है स्टार्ट, कि जो प्राइवेट एजेंसीज हैं उन्होंने इसका काम ले लिया है एक्सटेंशन सर्विसेज का, कि हम फार्मर्स तक ये आपकी जो चीज़ है वो पहुँचाएंगे। तो ये है न्यू ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। क्योंकि मैं ये भी कहता है कि आपको पता भी चले कि व्हाट इज एक्चुअली इट मींस, इट इज मतलब ये मैं आपको बताऊं, आई शुड नॉट प्रेज इट, कि ये जो आपका जो सब्जेक्ट है दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, आपको इसके में काफ़ी नॉलेज मिलेगा कि एग्रीकल्चर करने के बाद आपका रोल क्या है, व्हाट इज योर एग्जैक्ट रोल इज। तो आप ये सब इस चीज़ों में देख ही रहे हो कि बीइंग एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव टू परफॉर्म, तो व्हाट विल बी योर फंक्शन। ठीक है ना। तो ये एक अभी आपने देखा होगा कि नेक्स्ट जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि मैंने जो प्रैक्टिकल मैनुअल है इसका जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, आज का आपका प्रैक्टिकल भी था एक्चुअली, इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में प्रैक्टिकल भी था। मैंने जो प्रैक्टिकल मैनुअल है वो आपको शेयर किया हुआ, एक लिंक भेजा हुआ है मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्यों रिचा, देखा है ना वो, आपने देखा है? हैव यू गॉन थ्रू इट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उसमें अगर आप देखोगे हम वन बाय वन, क्योंकि उसमें जो टोटली है जितना भी आप उसमें देखोगे उसको प्रैक्टिकल अभी ऑन इस पे ऑनलाइन कराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें कई जगह तो आपको विजिट करना है, फील्ड में भी फार्म में विजिट करना है, फिर आपको ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है जैसे ये रहते हैं ना प्रोजेक्टर्स वगैरह एलसीडी, फिर ये आपको रेडियो स्टेशन विजिट करना है, टीवी स्टेशन विजिट करना है, कल मैं देख रहा था। अब ये चीज़ें पॉसिबल तो नहीं है, इवन देन हम उसको डिस्कस करेंगे। आज मैंने इसको नहीं डिस्कस किया, मैंने आपको भेजा हुआ है। नेक्स्ट टाइम जो आपका प्रैक्टिकल आएगा नेक्स्ट वीक, हम प्रैक्टिकल के कुछ जो उसमें पॉइंट्स है ना वो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है वो। एक्चुअली एटलीस्ट यू मस्ट हैव द नॉलेज, क्योंकि एक्सटेंशन जो सर्विसेज हैं इसमें जो मीडिया यूज होता है, समझ रहे ना। आपका ये सारा जो प्रैक्टिकल है, पहले प्रैक्टिकल नहीं था, ये आपके जो सीनियर्स ने नहीं किया हुआ प्रैक्टिकल, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल। बार बार मैं यही चीज कहता हूँ कि कोई भी चीज जो फार्मर तक पहुंचानी, और फार्मर्स तक चीज पहुंचाने के लिए उसका किसी को चीज को बता सकते हो, कोई आप पंपलेट बना के, जैसे आजकल पंपलेट नहीं बनाते, और लीफलेट्स बना के, फिर आपको स्क्रिप्ट लिख के, फिर जहाँ प्रोजेक्टर के थ्रू की, जैसे आप जैसे आप पीपीटी देते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो फार्मर्स को एक प्रोजेक्टर लगा के उनको एक जो डॉक्यूमेंट्री टाइप फिल्म दिखानी प्रोजेक्टर, उसके थ्रू ये सारी जो है ऑडियो विजुअल एड्स हैं, ये उसके थ्रू आपको फार्मर्स को ट्रेनिंग देनी, उनको फार्मर्स को बताना। तो ये है उसमें सारा। और फिर है कि गांव को विजिट करना, गांव के फार्मर्स की प्रॉब्लम्स को देखना, और फिर ये टीवी स्टेशन विजिट करना, रेडियो स्टेशन विजिट करना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है जो अभी, क्योंकि टाइम भी ऐसा है, ये तो मैं आपको कहीं ना कहीं तो ले ही जाता कि चलो देखते। लेकिन इवन देन जैसे ये प्रोजेक्टर है, तो ये जो आपके कैमरा होते हैं, डिजिटल कैमरा अगर यहाँ आप क्लासेस होते तो वो तो मैं आपको ऐसा कोई प्रोजेक्ट करवा देता, क्योंकि यहाँ हमारे पास डिजिटल कैमरास भी हैं, प्रोजेक्टर भी हैं। आपने देखा होगा क्लास में जो प्रोजेक्टर लगा होता है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर में कोई वो पेन ड्राइव डाल के तो कोई टॉपिक जो है वो आगे उस पर स्क्रीन पे आ जाता है। तो उसका वो फंक्शन कैसे करता है सिस्टम सारा जो है उसके बारे में मतलब आपको पता होना चाहिए। तो वो हमारे पास हैं यहाँ पे एक्सपर्ट उसके। तो अगर कभी टाइम मिला तो मैं उनके साथ आपकी ये कई बार बोलूँगा कि वो लेक्चर आपका वो ले लें, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे आपको करने की। तो ये था इन नटशेल। बाकी आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन करवा लो ये सेकंड सेमेस्टर की,
और प्रैक्टिकल जो है, सॉरी, जो आपके लेफ्ट ओवर एग्ज़ाम्स हैं उसके बारे में मैंने बड़े काफ़ी मतलब अपने एलेबोरेट वे में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दिया है, हर चीज़ उसने समझा दी हुई है। इवन देन अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मेरे ख्याल आपका एक तो पेपर 26 को है, 26 को जिनका बायोलॉजी का है वो 26 है, 27 को मैथ का है, और 30th को जो है मेरे वाला जो सब्जेक्ट एग्रीकल्चर हेरिटेज है, और 4 मई को मेरे ख्याल वो रूरल सोशियोलॉजी है। तो 8 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 5 करने हैं आपको, 2 घंटे का आपका टाइम है। क्वेश्चन पेपर आपकी आईडी में आएगा, और जो पासवर्ड आपका वो उसमें मैंने दिया हुआ है वो भी आपको भेज दिया था, ठीक है ना। और फिर वो करने के बाद आपको A4 पे पेपर करना है, उसको स्कैन करके फिर उसको अपलोड करना है, तो वो यूनिवर्सिटी के पास चला जाएगा। अगर आपको अपलोड में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एक उसमें ईमेल आईडी दी हुई है, उसमें आपको PDF में बना के उसको अटैच करना है, और बाद में ये सारे पेपर्स जो है 3-4 इनकी जो आंसर शीट्स हैं आपको बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उसको एग्जामिनेशन जो यूनिवर्सिटी है उसको भेजनी है, उसका भी एड्रेस दिया हुआ है। तो मैंने दोनों ही जो आपको जो सॉरी जो सर्कुलर है उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दिया हुआ है कि आपको कहीं खुले ना आपसे वो सर्कुलर। तो आई हैव डन दी मतलब माय जॉब कि मैं आपको पता चले इस चीज़ के बारे में। दूसरा है कि आप अपनी इसकी रजिस्ट्रेशन करवाओ, और तीसरा जो बार बार मैं बीच में आपको कहता रहूँगा, और फिर हम 1 बाय 1 मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितनी एडमिशन्स हमारे लिए ला रहे हो। तब हम जनरल वे में मैं सिर्फ अभी आपको टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि अभी +2 का भी डिसाइड नहीं हुआ कि उनके एग्ज़ाम्स होने हैं कि नहीं होने, बोर्ड के भी और CBSE के भी। तो उसके बाद में मैं आप उससे पहले इन टच रहो +2 के जो स्टूडेंट्स हैं, तो हमें एडमिशन्स आपको ला के देनी है। तो ये था, दिस वाज दी विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। आपको कोई एनीथिंग यू वांट टू आस्क, और यू वांट एनी क्लैरिफिकेशन ऑन एनी पॉइंट, ठीक है ना, इसके बारे में कुछ पूछना है तो। बाकी आप अपने जितने भी योर फ्रेंड्स या आपके जो कलीग्स हैं, सॉरी आपके जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, आपके जो हैं फ्रेंड्स, उनको आप ये मैसेज दो कि ये क्लासेस ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत से हैं कि जो अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो इन दी लास्ट, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो कि जो टाइम जा रहा है कि इसमें आई डोंट थिंक कि देयर विल बी ऑफलाइन क्लासेस कि आप कॉलेज में आके अटेंड करोगे, यू हैव टू अटेंड दी ऑनलाइन, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा डेवलप हो गया है। तो देयर विल बी नो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं रहेगी इसमें, तो इसी से ही आपको चलना पड़ेगा, इसी में से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज द व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। बाकी एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू आर एट लिबर्टी, ठीक है ना, नहीं तो अदरवाइज आई एम गोइंग टू फिनिश इट। कुछ पूछना है बताओ। सर पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे? हाँ, नहीं मल्टीपल नहीं है, वो मैंने उसमें डाला तो हुआ है क्वेश्चन पेपर, आपको वो पढ़ो मेरे व्हाट्सएप में, मैंने 8 8 क्वेश्चन पेपर, 8 बड़ा, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, पढ़ो उसको। मैंने आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ा आपने, जो मैंने उसमें डाला हुआ है उसमें पढ़ो इंग्लिश में, ठीक है ना। मैंने लिख के भी भेजा आपको कि 8 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 5 करने हैं आपको, चॉइस यस। होगी। एक तरह का ओपन बुक है ये, आप कहीं से भी कंसल्ट करके उसमें उसका आंसर दे सकते हो। और 2 घंटे का टाइम होगा, 2 घंटे के बाद 1 घंटा आपको देंगे जो क्वेश्चन पेपर सॉरी आंसर शीट्स को अपलोड करना है। 1 घंटे के बाद वो साइट बंद हो जाएगी मेरे को लगता है, फिर वो आप नहीं कर पाओगे, फिर आपको ईमेल से भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। तो ये है, उसमें अभी भी कुछ है डाउट तो आप पूछ सकते हैं। सब्जेक्टिव टाइप आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आएगा ये। ओके बड़े सर। क्वेश्चंस आएंगे 8, उसमें से आपको 5 करने हैं, बहुत मल्टीपल चॉइस है आपके पास, चॉइस बहुत यस सर। है ना। और भी कोई आपको है एनी डाउट कि आप लेकिन और जो है कि आपको आंसर शीट्स भी जो है बाद में जो चारों पेपर की या 3 पेपर जैसे आपके बनते हैं उसकी मैंने स्क्रीनशॉट भेजे हैं आपको, दोनों 2 पेज का है वो, उसमें लिखा है एड्रेस कहाँ भेजना आपको,
ठीक है। ओके सर। हाँ, कोई भी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे फोन पे पूछ लेना इस चीज में, लेकिन आपको करना है और तभी आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप आंसर शीट्स भेजोगे उनके पास बाई पोस्ट जाएंगी, उसके उन्होंने लिखा उसमें, तभी हम रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे उस कैंडिडेट का। ठीक है ना, समझ गए ना? चलो यस सर। ठीक है देन। ओके, थैंक नेक्स्ट यू। टाइम हम प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके, थैंक यू।